अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ कच्छ, जामनगर और द्वारका में वर्षा। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में दिखेगा तूफान का असर। बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रेलवे ने एहतियातन 69 ट्रेन रद्द की। चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 बैठक जारी। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक आज से शुरू। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। खाद्य सुरक्षा और पोषण, महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि गतिविधियां, जैव विविधता और जलवायु समाधानों पर होगा मंथन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 190 सदस्यों के प्रति जताया आभार। खेल की खबरों में स्क्वैश विश्व कप 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। टूर्नामेंट के दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराया। अपने तीसरे मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ी जापान के सामने पेश करेंगे चुनौती। और किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने भारत के ही लक्ष्य सेन को 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के समय यह तूफान भीषण रूप ले सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसकी गति 150 किलोमीटर तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिससे कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इन जिलों में कई स्थानों पर 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 14 जून से 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहमदाबाद के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि तूफान के प्रभाव से आज उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में तूफान का असर दिखेगा। इस सब के बीच बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्र से टकराने की आशंका है। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज शाम गुजरात तट से टकराएगा। टकराने के बाद चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा। जो इनका इंटेंसिटी है, इसका हम जैसे 125 kmph टू 135 kmph अभी विंड स्पीड चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि जब ये कोस्ट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 टू 125 km/h होगा।
मगर जो मूवमेंट का जो स्पीड है ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और आज शाम और रात के बीच में लैंडफॉल प्रोसेस इसका होगा और इसके बाद लैंडफॉल के बाद ये धीरे धीरे वीक होकर काल सुबह तक सौराष्ट्र के अंदरूनी जिले में विंड स्पीड 70 to 80 kmph हो जाएगा। मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और ये जखाऊ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे तटीय इलाकों में नुकसान होने की आशंका है। जखाऊ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो भी 125 to 135 गोस्टिंग टू 150 km/h चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गोस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते देवभूमि द्वारका में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। भक्तों को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दैनिक अनुष्ठान पुजारी द्वारा अंदर किए जा रहे हैं और लोग इसे मंदिर की वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर पर ध्वजा भी नहीं फहराई गई है। मंदिर प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि कुदरती आफत के चलते मंदिर को बंद रखा जाएगा। ऐसे में अब जब मौसम ठीक होगा तभी मंदिर की ध्वजा बदली जाएगी। हवामान विभाग की ओर से जो आज खास करके 14, 15 और 16 के जो अति संवेदनशील के बताया गया है कि बिपरजॉय नाम का जो साइक्लोन गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से मंदिर प्रशासन की ओर से आज पूरा दिन मंदिर यात्रिकों के लिए बंद रहेगा, जबकि पुजारियों द्वारा मंदिर की जो पूरी दिनचर्या भगवान की सेवा है, भोग आते हैं, 4 आरती होती है, वो नित्यक्रम के हिसाब से वो चालू रहेगी। कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। शाम 4 से 5 के बीच IMD फोरकास्ट प्रमाणे जखाऊ बंदर पर लैंडफॉल करेगा। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो 120 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांवों का विस्तार है 0 से 10 किलोमीटर का, उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम NDRF की, 3 टीम RPF की, 2 SDRF की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नारायण सरोवर से लेकर जखाऊ के नीचे लठेती तक का पूरा एरिया है वो 5 किलोमीटर तक कंप्लीट इवैक्यूएट किया गया है। गुजरात के कच्छ स्थित नखत्राणा में लोग शेल्टर होम में भोजन की व्यवस्था में मदद कर रहे हैं ताकि चक्रवात से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जा सके। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने वहां मौजूद लोगों से बात की। साइक्लोन बिपरजॉय आज शाम को करीब 5 से 6 बजे के बाद किसी भी समय लैंडफॉल कर सकता है और इस वक्त हम हैं कच्छ के एक ऐसे जिले में जहां पे लोगों को खाना मुहैया कराने की खासतौर से शेल्टर होम में कोशिश चल रही है। और ये एक मंदिर है, मंदिर के यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेट्स बनाए हैं, करीब 1000 से ज़्यादा पैकेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाए हैं। ये इनके स्टेपल फूड्स हैं, यहाँ पे ये लोग ये बना के करीब 1000 से ज़्यादा है, इनको लेके जो शेल्टर होम है वहाँ पे लेके जाएंगे। उनको ये खाना सुबह का भी, उसके बाद दोपहर, शाम, और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं एक तरह से कम्युनिटी जो इसका समुदाय का जो ये भावना है वो एक आता है इन लोगों में। और बात करेंगे आपसे, सर ये बताइए ये क्या नाम है इसका, इस जगह का? हाँ, हमारी ये संस्था निष्कलंकी नारायण तीर्थ धाम नखत्राना ये संस्था है और उसके हमारे हंसराज भाई प्रमुख है
और सभी कमेटी सभ्यों ने साथ में मिलकर यहाँ के भक्तजनों के साथ में मिलकर 1000 फूड पैकेट जो गुजराती में बूंदी और गांठिया बोलते हैं वो बनाए हैं और सभी को बेचने के लिए हमारी टीम तैयार है और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूसरा भी हम आज बनाने वाले हैं और हमारे सेवा कार्य में ये संस्था हमारी तैयार है। आप ये जब देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे हैं इस जगह पे, ये जो संस्था है यहाँ पे एनडीआरएफ के लोग भी आ रखे हैं, ये लोग यहाँ पे इनको भी खाना मुहैया कर रहे थे। आप सोच सकते हैं जो लोग दूसरों के लिए खाना मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये उनकी मदद करते हैं। इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज भाई। आप बताइए यहाँ पे एनडीआरएफ के भी लोग रहने के लिए आए हैं, सब जगह पे होटल्स और सब बंद हो चुका है क्योंकि ये निखत राना जो है ये बहुत करीब है ये साइक्लोन के पास जो हिट करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डर नहीं लगा, आप लोगों को नहीं लगा कि शायद हमें भी बंद करके रखना चाहिए? डर में तो ऐसा है कि हम कहीं भी रहे, जो साइक्लोन आने वाला है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो संस्था का एक उद्देश्य है और हमारा तो ये अभी नहीं, कायमी अन्न क्षेत्र चालू है, जो भी मेहमान आते हैं सबके लिए है। तो अभी कल हमारे रेवेन्यू ऑफिसर है हमारे मामलेदार साहब, उनसे बात हुआ फूड पैकेट का, तो हमने बोला रेडी है हम। और उसके बाद दोपहर बाद उनका फ़ोन आया कि एनडीआर की टीम आ रही है, तो उनके लिए रहने के लिए और खाने पीने के लिए व्यवस्था होगी, बिल्कुल होगी, आप आने दो। और आप में भी स्टाफ में भी किसी को भी ज़रूरत हो तो बिंदास हमें बोलिए, हम यहाँ रेडी हैं सबको खाना खिलाने के लिए, रहने के लिए, जितनी हमसे हो सकता है हम पूरा बंदोबस्त करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन बिपरजॉय से लड़ने के लिए खुद जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे, वो खुद आगे आए हैं। और ये एक जीता जागता एक सबूत है कि जब ऐसा कुछ दिक्कतें आती है तो समुदाय खुद एकत्रित होता है, एकजुट होता है और आगे बढ़ता है उस विपदा से लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, निखत राना, गुजरात। और वहीं मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। समुद्र में आज ऊंची लहरें उठ रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू बीच पर हाई टाइड देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 190 सदस्यों के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, खुशी है कि भारत द्वारा शुरू किए गए शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सभी के समर्थन का आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मोहाली में मुलाकात की। चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 बैठक चल रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक को संबोधित करेंगी। W20 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में प्रगति और पदोन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सक्षम देखभाल, अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रतिनिधियों को 17 जून को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को विरासत स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। योगा
in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और पेंशन विभाग के 9 साल की सेवा और सुशासन पर एक ई पुस्तिका जारी करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। भाजपा भी मेगा जनसंपर्क अभियान चला रही है। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना में आगामी चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल इस महीने की 22 तारीख से 3 दिन के लिए हैदराबाद जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कल हैदराबाद में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की। ये बैठक राज्य में चुनावी तैयारियों पर चर्चा और आकलन के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करेगा, जिसमें वरिष्ठ और उप चुनाव आयुक्त आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कहते हैं कि यदि आप में कुछ करने की ललक व जुनून हो तो काम छोटा हो या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। इसी बात को सही साबित किया है चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूड स्टॉल चलाने वाली मंडी की बनीता ने। निजी क्षेत्र में नौकरी छोड़ एक ठेले पर पर्यटकों को हिमाचली व्यंजनों का स्वाद चखाकर खुद को आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनीता नाम की महिला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के किनारे फूड स्टॉल के माध्यम से अपनी आजीविका कमाकर आत्मनिर्भर बनी है। साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। बनीता अकेली ही इस फूड स्टॉल यानी स्थानीय भाषा में ठेले के माध्यम से लोगों को यहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखा रही हैं। वे अपने मेन्यू में प्रमुख रूप से लोगों को राजमा, कढ़ी चावल, पुदीने की चटनी और अन्य व्यंजन परोसती हैं। बनीता का कहना है कि इससे पहले वे निजी क्षेत्र में कार्य करती थीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अन्य राज्यों में महिलाओं द्वारा इस तरह के कार्य करने से प्रेरणा मिली है, जिसकी बदौलत वे अब रोजाना 1 से 3 हज़ार रुपये तक कमाई कर पा रही हैं। पहले मैं किसी और के पास काम करती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद का काम करूं। खुद के काम में ऐसा होता है कि भी सारा अच्छा लगता है काम, मतलब अपनी मर्जी है, काम करो या ना करो। फिर कभी कभी मतलब जो भी अच्छा है 1000 भी हो जाता है, कई बार 2 भी हो जाता है, कई बार 3 भी हो जाता है। वो होता है जैसे टूरिस्ट है आजकल, तो आजकल काम बेटर है मेरा। काम सबको करना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सबको करना। मेहनत करोगे तो अच्छा, मतलब जिंदगी अपना बेटर करोगे। बनीता के बनाए हिमाचली व्यंजन को लोग भी बेहद पसंद कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ और यहाँ का खाना जो घर की तरह सिंपल है, बढ़िया खाना है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खाना लगा हमारे को और लेडीज़ के नाते जो है काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाने की सुविधा बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से बनीता ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो साहस दिखाया है वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। चीन में युवा बेरोजगारी लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को कमजोर आर्थिक संकेतकों की रिपोर्ट के बाद कोविड के बाद के काल में अर्थव्यवस्था में आई तेजी में गिरावट देखी जा रही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि 16 से 24 वर्ष की आयु के चीनी लोगों की बेरोजगारी दर मई महीने में बढ़कर 20.8% हो गई, जो अप्रैल में रिकॉर्ड 20.4% थी। ब्यूरो ने अपने बयान में कहा कि कुल मिलाकर शहरी बेरोजगारी 5.2% पर रही। यूरोपीय संघ के सांसदों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमों के मसौदे में बदलाव पर सहमति जताई है। इन बदलावों में बायोमेट्रिक निगरानी में तकनीक का उपयोग पर पाबंदी शामिल है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने सामग्री के बारे में चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई सिस्टम को बताना जरूरी है। नागरिकों को तकनीक के खतरों से बचाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ आयोग के प्रस्तावित ऐतिहासिक कानून में संशोधन बायोमेट्रिक निगरानी में एआई के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के विरोध में यूरोपीय संघ के देशों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। यूरोपीय संघ के सांसद ने संसद में हुए मतदान को ऐतिहासिक बताया। अब ये मसौदा कानून अगली और अंतिम विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा। किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने भारत के ही लक्ष्य सेन को 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 62वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। प्रतियोगिता के पहले दिन हिमाचल प्रदेश की सीमा ने प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में 34 मिनट 20.01 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के कार्तिक कुमार के नाम रहा। पहले स्थान के लिए कार्तिक ने 29 मिनट 1 सेकंड का समय निकाला। चेन्नई में चल रहे स्क्वाश विश्व कप में भारत ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 के अंतर से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए पहले मैच को भारत की तन्वी खन्ना ने हेले वॉर्ड को 7-4, 7-2, 3-7, 7-2 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में सौरभ घोषाल ने देवल्ड वैन निकिर्क को 7-6, 7-4, 7-1 से हराकर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद जोशना चिनप्पा ने लीजेल मुलर को 7-4, 7-3, 3-7, 7-1 से हराया। जबकि चौथे मैच में अभय सिंह ने जीन पियरे ब्रिट्स को 7-4, 3-7, 7-6, 7-5 के अंतर से हराकर भारत को 4-0 से जीत दिला दी। आज भारत अपने तीसरे मैच में जापान से भिड़ेगा। दाल आपकी और हमारी थाली का वो हिस्सा है जिसके बिना खाना अधूरा सा है। पोषक तत्वों से युक्त ये दाल स्वाद और हेल्थ का संगम है। आज आपको उन्हीं दाल से बना सलाद खिलाते हैं जो अपने खूबसूरत रंग के साथ साथ आपके पेट को भी खुश कर देगा। अक्सर आपने सब्जियों और फलों के कई अलग अलग सलाद खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने दाल का सलाद खाया है? जी हाँ, वही दाल जिसे आप चुस्कियां भरते हुए स्वाद से पीते हैं। दाल हर आम आदमी की थाली का वो हिस्सा है जिसके बिना भोजन अधूरा है। तो देखिए, अहमदाबाद की डॉक्टर प्रियंका ने तैयार की है पोषक तत्वों से भरपूर दाल सलाद, जो आपको स्वाद के साथ सेहत भी देगी।
पल्स। दाल सलाद ये केवल प्रोटीन नहीं है बल्कि कैल्शियम और कई विटामिन से भरपूर है। इसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका की कोशिश है कि लोग अपने जीवन में श्री अन्न को अपनाएं और इसीलिए वो लेकर आई हैं दाल सलाद, जिसे आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। दाल एक ऐसा प्रोटीन तत्व है जो आसानी से सब में घुल जाता है। तो चलिए आज आपको दाल से बने सलाद का स्वाद चखाते हैं। ये ग्रेट कैनेडियन सलाद बाजार में मिलने वाले किसी भी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट से बहुत सस्ता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसको रोज खाने से आपकी त्वचा में निखार आता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है। रंग बिरंगा सुंदर दिखने वाला ये दाल सलाद पेट के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों के लिए फायदेमंद है, जिसमें बीमारियों का इलाज भी शामिल है। खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स का सुपर पावर पैक। इसका हर रूप स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो आप भी दालों से दोस्ती कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से जयसुख सियानी के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि आपका चेहरा निस्तेज होता जा रहा है, आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे रक्त का संचार नीचे की तरफ रहता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम नियमित योगाभ्यास करके इस रक्त के संचार को और ऊर्जा के संचार को खोपड़ी की तरफ करें, ताकि हम सुंदर दिखें, स्वस्थ हों, हमारा हृदय स्वस्थ हो, हमारे बाल सुंदर हों, हमारे हेयर फॉल रुके और हमारा चेहरा तेजस्विता से भर जाए। इसके लिए हम 2 अभ्यास करते हैं, एक के बाद एक, यानी 2 आसनों को मिला करके एक अभ्यास किया जाता है। ऊष्ट्रासन फॉलोड बाय गुरु प्रणाम, या जिसे कुछ विशेषज्ञ शशांक आसन भी कहते हैं। ऐसा करने से हम बैकवर्ड बेंडिंग के साथ ही फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जिससे रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ जाता है। आप सुंदर और बुद्धिमान होते चले जाते हैं। कैसे करना है इसका अभ्यास? हम अब वज्रासन में आ जाते हैं। इसके अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में बैठेंगे और फिर हिप्स को भी उठा देंगे और घुटनों के बल आ जाएंगे। इस स्थिति में आ जाना। यहाँ पर आकर के हम सांस भरते हुए, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पीछे की ओर झुकना, कमर का आर्क बना दिया है, मूल बंध लगा हुआ है, खोपड़ी की तरफ रक्त का प्रवाह हो रहा है। वापस आ जाना और फिर यहीं से वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाना। अपने माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना, दोनों हथेलियां कोहनियां जमीन पर। नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल पोजीशन में और फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना और फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इसको आप 5 बार दोहरा सकते हैं। ये बहुत सरल सा अभ्यास आपके जितनी भी ऊर्जा के अपवर्ड न होने से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में लाभकारी है। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। एनडीआरएफ गांधीनगर में संवाददाताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बुलेटिन से अलर्ट्स आती रहती हैं, जैसा कि एमडी का बुलेटिन आज का ही है। इवनिंग में 4 to 8
जो कल की ब्रीफिंग हुई थी और आज की भी ब्रीफिंग हुई है, उसमें 4 to 8 आज इवनिंग में साइक्लोन कच्छ रीजन में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हिट करेगा। फिर उसके अब क्योंकि उसने ट्रैक थोड़ा चेंज किया है, जैसे पहले जखाऊ की तरफ था, अभी थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है, अभी कच्छ की तरफ जा रहा है। तो हमारी टीमें स्टैंड बाई अलर्ट है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमारी टीमें अभी सिविल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर जो भी वनरेबल एरिया है, लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे विज़िट करते हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो भी इवैक्यूएशन और जो भी रिलीफ मटेरियल देना है हमारे सिटीजन्स को, लोगों को, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ और जो भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन हम रख रहे हैं और पूरा वॉच रख रहे हैं, हम अलर्ट हैं। जो एनडीआरएफ का हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तैयारी है, हमारे पास हर तरह की ट्रेनिंग है, जैसे कि मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का हमारे रेस्क्यूअर्स को ट्रेनिंग है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू पर ट्रेनिंग है, एक्वाटिक डिजास्टर रेस्क्यू कोर्स चलता है, डीप डाइविंग सेट्स हैं हमारे पास, रोप रेस्क्यू है। तो इस तरह के सारे इक्विपमेंट्स और आइटम्स हमारे पास हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं, हम लेके चलते हैं टीम के साथ और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बोट्स हैं, इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स हैं विथ आउटबोर्ड मोटर्स, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट्स। कम्युनिकेशन के माध्यम में हमारे पास VHF HF सेट्स हैं, क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीनाज हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग इक्विप्ड हैं। सर, अभी कौन से जिले में कितनी टीम कहाँ पर रखी हुई है? हाँ, अभी कच्छ में 6 टीमें हैं हमारी और द्वारिका में 3 टीमें हैं, राजकोट, वलसाड, मोरबी में एक टीमें हैं, गिर सोमनाथ में 1 टीम है और 1 टीम है और जामनगर में 2 टीमें हैं। तो इस तरह करके सारी टीमें, और दीव में 1 टीम है, जूनागढ़ में 1 टीम है। इस तरह करके हमारी पूरी 18 टीमें गुजरात में, 1 टीम दीव में है। टोटल 19 टीम्स हैं जो कि इस समय प्रेजेंट में डिप्लॉयड है। किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अभी तक जैसे इवैक्यूएशन में है तो लोगों को समझाना, क्योंकि वो अपने घरों को छोड़ के जाते हैं, उनको समझा के उनको इवैक्यूएट करना, उनको शेल्टर्स में ले जाना। और विंड स्पीड धीमे धीमे, जैसे कल इवनिंग में काफ़ी तेज़ विंड स्पीड थी, तो गाड़ियों का जो मूवमेंट होता है थोड़ा सा वो चैलेंज रहता है और लोगों को थोड़ा सा ब्रीफिंग करके, उनको काउंसलिंग करके वो अपनी जगह छोड़ के शेल्टर होम्स में जाएं, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है। हाँ, मानते हैं लोग, समझते हैं, उनको समझाया जाता है क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए ये हम सब सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। थैंक यू। तो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अनुपम को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। आज शाम को चक्रवात बिपरजॉय का लैंडफॉल होने वाला है। कच्छ और सौराष्ट्र के बीच में ये गुजरात तट से टकराएगा और अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के समय ये तूफान भीषण रूप ले सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसकी गति 150 किलोमीटर तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 14 जून से 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तरी गुजरात के कई इलाकों में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। और इस सब के बीच बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं। गुजरात के विभिन्न जिलों से 47,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम तक सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटीय क्षेत्र से टकराने की आशंका है। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं।
एहतियात के तौर पर 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज शाम गुजरात तट से टकराएगा। टकराने के बाद चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा। जो इनका इंटेंसिटी है इसका हम जैसे 125 kmph to 135 kmph अभी विंड स्पीड चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि जब ये कोस्ट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 km/h होगा। मगर जो मूवमेंट का जो स्पीड है ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और आज शाम और रात के बीच में लैंडफॉल प्रोसेस इसका होगा और इसके बाद लैंडफॉल के बाद ये धीरे धीरे वीक होकर काल सुबह तक सौराष्ट्र के अंदरूनी जिले में विंड स्पीड 70 to 80 kmph हो जाएगा। मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और ये जखाऊ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे तटीय इलाकों में नुकसान होने की आशंका है। लगभग 180 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो भी 125 to 135 गोस्टिंग टू 150 km/h चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गोस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और वहीं कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। से 5 के बीच IMD फोरकास्ट प्रमाणे जखाऊ बंदर पर लैंडफॉल करेगा। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो 120 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांवों का विस्तार है 0 से 10 किलोमीटर का, उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम NDRF की, 3 टीम RPF की, 2 SDRF की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नारायण सरोवर से NDRF के महानिदेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। STRF की 12 टीमें उस एरिया में हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में है जहां की सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफ़ी और डिटेल प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं, जैसे कि तमाम फिशिंग बोट्स को एंकर किया गया है, बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हों। होर्डिंग्स ऑलमोस्ट 4,000 से अधिक निकाल ली गई हैं ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाएं जब विंड इनको हिट करे और वो उड़ें या कहीं नुकसान करें। काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सॉल्ट पैन के वर्कर्स जो होते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है टू द एक्सटेंट जैसा मुख्य सचिव गुजरात ने बयान किया था एक ब्रीफिंग में कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर डिलीवरी होती है तो उसमें कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स NDRF के हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, DIG ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का EOR एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। जो मेरे पास संख्या है जो तटीय इलाके हैं उसमें 0 से 5 किलोमीटर वाले, 5 से 10 किलोमीटर वाले गांव को आइडेंटिफाई किया है और लो लाइन गांव को आइडेंटिफाई किया है। कुल 1 लाख जितने लोग आज की तारीख में इवैक्यूएट कर चुके। लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। जो मेरे पास संख्या है जो तटीय इलाके हैं उसमें 0 से 5 किलोमीटर वाले, 5 से 10 किलोमीटर वाले गांव को आइडेंटिफाई किया है
और लो लाइन गांव को आइडेंटिफाई किया है। कुल 1 लाख जितने लोग आज की तारीख में इवैक्यूएट कर लिए गए हैं। सुबह 9 बजे की स्थिति है। सर एक बात बताइए कि जब ये लैंडफॉल होगा उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एनडीआरएफ के लिए या जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैंडफॉल के टाइम पे काफ़ी नुकसान करता है। विंड स्पीड से घरों को नुकसान होता है, कच्चे मकानों को। स्टॉर्म सर्ज आता है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जो होती है उसमें वृद्धि होती है, तो 3 से 6 मीटर का स्टॉर्म सर्ज की वेव्स आनी मुमकिन है। उससे फ्लडिंग होती है काफ़ी इनलैंड तक। हैवी रेनफॉल से, वेरी हैवी रेनफॉल से फ्लडिंग होती है, उसमें ड्राउनिंग हो सकती है और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। इस तरह की दिक्कतों के लिए नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट होती है क्योंकि पेड़ उखड़ेंगे और बिजली के पोल गिरते हैं, तो जो साधारण जनजीवन है डिस्टर्ब होता है। तो इसको जितना जल्दी हम रिस्टोर कर पाएं और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ इंश्योर कर पाएं, हमारा टारगेट हमेशा 0 लॉस ऑफ लाइफ रहता है, तो वो बिगेस्ट चैलेंज होगा। सर एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम किस तरीके से लगातार मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, और अगर ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? 3 जगह हमारी टीम्स 5-5 की संख्या में रिजर्व की तरह उपलब्ध हैं। बठिंडा में, मुंडली जो भुवनेश्वर के पास है और अराकोनम जो चेन्नई के पास है। तो हमने उत्तर में और पूर्व में और दक्षिण में टीमें तैयार रखी हैं। एयरलिफ्ट होकर टीमें पहुंचेंगी। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है आईडीएस, उनसे हमारा संकलन रहता है ताकि एयरलिफ्ट होने के लिए जो हमको आईएएफ से, इंडियन एयरफोर्स से हेल्प चाहिए वो हमारी उपलब्ध होती है। इसके लिए तैयारी हमारी है रिजर्व टीम्स के लिए। लेकिन पहले से हमने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो 12 टीमों के आसपास की थी, लेकिन हमने एडिशनल टीम्स पहले से ही अधिक महाराष्ट्र से, राजस्थान से पुल करके उस एरिया में तैनात कर दी हैं, जो एक रिजर्व की तरह आज की तारीख में वहीं पे उपलब्ध हैं। ताकि इन 3 जगह से लाने में मुझे समय लग सकता है, तो हमने रिजर्व वहीं उपलब्ध रखा है जो कि 3-4 जगह बिखरा हुआ है। जैसे राजकोट में 2 टीमें रिजर्व में हैं, एक टीम भुज में रिजर्व में है, एक गांधीधाम रिजर्व में है, एक जामनगर रिजर्व में है। इस तरह हमने 4-5 टीमें स्थल पे रखी हैं रिजर्व की तरह, जो कि जरूर काम में जुट जाएंगी, लेकिन जरूरत से अधिक रेस्क्यूज वहां उपलब्ध करवा दिए गए हैं पहले से ही। सर एक अंतिम सवाल, जो 25 सालों बाद एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, कितना खतरा हो सकता है इस साइक्लोन की वजह से, और तैयारी तो आप लोगों की बेहतर है ही? नेचर की फोर्स है और इसका 100% प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं होता। जैसे हमने इस बार भी देखा, उसने अपनी गति में परिवर्तन किया, बहुत जल्दी विकसित हो गया फ्रॉम अ डिप्रेशन और काफ़ी लंबा चला, जो कि अनयूजुअल था कि ऑलमोस्ट 10 दिन का इसकी आयु रही। अभी भी डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी पिछले 1-2 दिनों में हल्की सी चेंज हुई है। पहले जखाऊ के आसपास लैंड करने की पॉसिबिलिटी थी, हल्का सा वो नॉर्थ खिसक गया है। तो इसकी प्रिडिक्शन हम 100% नहीं कर पाते, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि खराब में खराब जो स्थिति होगी हम उसके लिए तैयार रहें। तो हमने इसके वीकन होने की पॉसिबिलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए जितनी स्ट्रेंथ में इसकी पॉसिबिलिटी है लैंड करने की, उसको मद्देनजर रख के जरूरत से अधिक तैयारी की है। हम ही ने नहीं, सारी एजेंसीज ने। मेरे ध्यान में 5 हुई हैं कि कहीं घर को लैप्स किया है, कुछ और बारिश के कारण नुकसान हुआ है। तो लॉस ऑफ लाइफ आई नीड टू कंफर्म दिस, लेकिन मैंने जो पढ़ा अखबार में 5 हुआ है। ये साइक्लोन के लैंड करने से पहले की बात है। कौन से एरिया में? आई एम नॉट वेरी श्योर। मेरे ख्याल जामनगर में किसी और जगह हुआ है जहां घर कोलैप्स किया है। हाँ, इसको हम रिकन्फर्म करके आपको बता देंगे अभी। साइक्लोन का परसिस्टेंस कितना आगे उम्मीद लगाई जा रही है और ये कितने एरिया को कवर कर लेगा लगभग? साइक्लोन इनलैंड जाते ही, लैंडफॉल करते ही काफ़ी वीकन होगा जल्दी, तो अंदर तक जाएगा, लेकिन उसकी गति पहले से कम होने की पॉसिबिलिटी है। और जो प्रिडिक्शन है कि लैंडफॉल के बाद उसकी गति घट के 60-70 किलोमीटर की रह जाएगी, तो उससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सर टोटल कितनी टीम डिप्लॉयड है? हमारी 18 टीमें डिप्लॉयड हैं, जिसमें 6 टीमें कच्छ में हैं जो सबसे अधिक असरग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी है। 2 टीमें जामनगर में हैं, 2 राजकोट में हैं, जूनागढ़ में हैं, 3 टीमें द्वारका में हैं, गिर सोमनाथ में 1 टीम है, दीव में 1 टीम है, बलसाड़ में 1 टीम हमारी रहती है क्योंकि फ्लड की पॉसिबिलिटी वहाँ रहती है हैवी रेनफॉल से। तो टोटल 18 टीमें हमारी गुजरात में डिप्लॉयड हैं। 5 रिजर्व, इन्हीं में 5 रिजर्व हैं क्योंकि हाँ हाँ इस तरह। तो किस किस तरीके के आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे
आप इस चीज़ से निपट सकेंगे? क्या क्या अपने साथ एनडीआरएफ की टीमें लेकर गई? इनके लिए दो मेजर इश्यूज जो हम देखते हैं कि फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी के कारण लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बोट्स रहती हैं हमारे पास, लाइफ सेविंग के सारे साधन रहते हैं। और दूसरा जो एक बड़ा वर्टिकल रहता है बिल्डिंग कोलैप्स को हैंडल करने का। बिल्डिंगें कई बार बारिश के कारण जो जर्जरित होती हैं, गिरती हैं, तो उनमें घुस के विक्टिम्स को निकालने के लिए वो तैयारी भी हमारी साथ साथ रहती है। प्लस उस तरह के इक्विपमेंट जो जनजीवन को इमीडिएटली नॉर्मलसी पे ले आए, तमाम तरह के कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पेड़ों को काट के सड़कें क्लियर कर पाएँ, बिजली के पोल्स जरूरत पड़े काट के उसको अलग कर पाएँ, बिजली की सुविधा जल्दी मुहैया हो जाए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम इक्विपमेंट लेके चलते हैं। तूफान के बाद वहाँ बाढ़ आने की कई क्षेत्रों में बाढ़ आई, उसको लेकर के तो जिस तरह की रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन होती है या स्टॉर्म सर्ज जैसे मैंने बताया जो इस साइक्लोन से टाइड को रीइंफोर्स करके बड़ी वेव्स बना के पानी अंदर आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसकी एक मॉडलिंग करते हैं। लो लाइंग एरियाज कहाँ पे हैं, पहला अनुभव इस तरह का क्या रहा है, उन एरिया से हम लोगों को पहले तो इवैक्यूएट कर लेते हैं ताकि फ्लड के असर से वो पहले ही बाहर रहें। दूसरा, टीमें उस तरह की तैनात होती हैं कि इमीडिएटली बोट्स में जाके लोगों को वहां से निकाल पाएं कहीं अगर फ्लडिंग हो जाती है। सर, हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी भी अपने तेलंगाना दौरे में उन्होंने कैंसिल किया, लगातार लॉक से होम मिनिस्टर की सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरीके से आप उनको अपडेट कर रहे हैं सिचुएशन? हमारे पास जो यहाँ कंट्रोल रूम है वो इन कांस्टेंट कांटेक्ट रहता है होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम से। हर कुछ समय के बाद, हर 15-20 मिनट के बाद हम एक नई रिपोर्ट तैयार करके हायरार्की को भेजते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक लाइव कांटेक्ट रहता है कि हम मॉनिटर करें और उसी रियल टाइम में बाकी सबको वो इतला पहुँचती रहे। थैंक यू। थैंक यू। तो डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए। उन्होंने बताया कि 18 टीमें उनकी वहां पर तैनात हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। समुद्र में आज ऊंची लहरें उठ रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू बीच पर हाई टाइड देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 190 सदस्यों के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि खुशी है कि भारत द्वारा शुरू किए गए शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सभी के समर्थन का आभारी हूं। चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 बैठक चल रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक को संबोधित करेंगी। W20 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में प्रगति और पदोन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सक्षम देखभाल, अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रतिनिधियों को 17 जून को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को विरासत स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना में आगामी चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल इस महीने की 22 तारीख से 3 दिन के लिए हैदराबाद जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कल हैदराबाद में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की। ये बैठक राज्य में चुनावी तैयारियों पर चर्चा और आकलन के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करेगा, जिसमें वरिष्ठ और उप चुनाव आयुक्त आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कहते हैं कि यदि आप में कुछ करने की ललक व जुनून हो तो काम छोटा हो या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। इसी बात को सही साबित किया है चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूड स्टॉल चलाने वाली मंडी की बनीता ने। निजी क्षेत्र में नौकरी छोड़ एक ठेले पर पर्यटकों को हिमाचली व्यंजनों का स्वाद चखाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं बनीता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनीता नाम की महिला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के किनारे फूड स्टॉल के माध्यम से अपनी आजीविका कमाकर आत्मनिर्भर बनी है। साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। बनीता अकेली ही इस फूड स्टॉल यानी स्थानीय भाषा में ठेले के माध्यम से लोगों को यहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखा रही हैं। वे अपने मेन्यू में प्रमुख रूप से लोगों को राजमा, कढ़ी चावल, पुदीने की चटनी और अन्य व्यंजन परोसती हैं। बनीता का कहना है कि इससे पहले वे निजी क्षेत्र में कार्य करती थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अन्य राज्यों में महिलाओं द्वारा इस तरह के कार्य करने से प्रेरणा मिली है, जिसकी बदौलत वे अब रोजाना 1 से 3 हज़ार रुपये तक कमाई कर पा रही हैं। पहले मैं किसी और के पास काम करती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद का काम करूँ। खुद के काम में ऐसा होता है कि भी सारा अच्छा लगता है काम, मतलब अपनी मर्जी है, काम करो या ना करो। फिर कभी कभी मतलब जो भी अच्छा है 1000 भी हो जाता है, कई बार 2 भी हो जाता है, कई बार 3 भी हो जाता है। वो होता है जैसे टूरिस्ट है आजकल, तो आजकल काम बेटर है मेरा। काम सबको करना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सबको करना। मेहनत करोगे तो अच्छा मतलब जिंदगी अपना बेटर करोगे। बनीता के बनाए हिमाचली व्यंजन को लोग भी बेहद पसंद कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ और यहाँ का खाना जो घर की तरह सिंपल है, बढ़िया खाना है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खाना लगा हमारे को और लेडीज़ के नाते जो है काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाने की सुविधा बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से बनीता ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो साहस दिखाया है वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। चीन में युवा बेरोजगारी लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को कमजोर आर्थिक संकेतकों की रिपोर्ट के बाद कोविड के बाद के काल में अर्थव्यवस्था में आई तेजी में गिरावट देखी जा रही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि 16 से 24 वर्ष की आयु के चीनी लोगों की बेरोजगारी दर मई महीने में बढ़कर 20.8% हो गई, जो अप्रैल में रिकॉर्ड 20.4% थी। ब्यूरो ने अपने बयान में कहा कि कुल मिलाकर शहरी बेरोजगारी 5.2% पर रही। यूरोपीय संघ के सांसदों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमों के मसौदे में बदलाव पर सहमति जताई है। इन बदलावों में बायोमेट्रिक निगरानी में तकनीक का उपयोग पर पाबंदी शामिल है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने सामग्री के बारे में चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई सिस्टम को बताना जरूरी है। नागरिकों को तकनीक के खतरों से बचाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ आयोग के प्रस्तावित ऐतिहासिक कानून में संशोधन बायोमेट्रिक निगरानी में एआई के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के विरोध में यूरोपीय संघ के देशों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। यूरोपीय संघ के सांसद ने संसद में हुए मतदान को ऐतिहासिक बताया। अब ये मसौदा कानून अगली और अंतिम विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा।
यूक्रेन में कई अनाज टर्मिनल निप्रो नदी पर बांध टूटने के बाद काम नहीं कर रहे हैं। एक सप्ताह से ज्यादा समय के बाद भी ये टर्मिनल जलाशय में कम पानी होने के कारण मुख्य अनाज टर्मिनल तक अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मुख्य टर्मिनल से विदेशों में अनाज निर्यात किया जाता है। मरियांस्के में जेलेनोडोलोस ग्रेन टर्मिनल के निदेशक ओलेक्सी मुद्राक ने कहा कि जलाशय का जल स्तर 5 मीटर तक गिर गया है और ये जल स्तर जल्द बहाल नहीं होने जा रहा है। ग्रीस के एक तट के निकट मछली पकड़ने वाली नौका के डूब जाने से 79 प्रवासियों की मौत हो गई। घटना में सैकड़ों लोगों के लापता होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर व्यापक तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया है। तलाशी और बचाव अभियान में तटरक्षक बल के 6 पोत, नौसेना का एक जहाज, सेना का एक परिवहन विमान और वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। घटना में बचाए गए दर्जनों प्रवासियों को एम्बुलेंस सेवा की शिविरों में उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि देश के दक्षिणी पेलोपोनेसिस क्षेत्र से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रात के समय ये दुर्घटना हुई। नाव पर ऐसा माना जा रहा है कि करीब 750 लोग सवार थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने नाव पर 400 लोगों के होने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने सुरक्षा कारणों से कल जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा स्टेशन का दौरा टाल दिया। ग्रोसी ने अपना दौरा रूस और यूक्रेन के बीच दक्षिणी यूक्रेन में भारी लड़ाई के बाद अपने दौरे को टाल दिया है। ग्रोसी के कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बुधवार को दक्षिणी यूक्रेन में संयंत्र का दौरा करने की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गेलुशंचेको ने कहा कि यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। पोलैंड में विवादित गर्भपात कानून को लेकर राजधानी वॉर्सो और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन एक गर्भवती महिला की मौत के बाद हुआ। परिवार वालों का मानना था कि अगर महिला को गर्भपात करने दिया जाता तो वो नहीं मरती। प्रदर्शनकारियों ने एक और नहीं के नारे लगाए क्योंकि उन्होंने राजधानी वॉर्सो में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्यालय तक मार्च किया। पोलैंड में गर्भपात कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने भारत के ही लक्ष्य सेन को 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 62वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। प्रतियोगिता के पहले दिन हिमाचल प्रदेश की सीमा ने प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में 34 मिनट 20.01 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के कार्तिक कुमार के नाम रहा। पहले स्थान के लिए कार्तिक ने 29 मिनट 1 सेकंड का समय निकाला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।